फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान ने इजराइल पे डायरेक्टली अटैक किया है और अब माना जा रहा है कि इजराइल भी ईरान पे अटैक करेगा। तो आने वाले दिनों पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसका इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा गिर सकता है, अगर हमें ये अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, ये आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट का हम बेसिक आइडिया लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे कितना पड़ सकता है। आप में से काफ़ी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय था जब ईरान और इजराइल के रिश्ते काफ़ी अच्छा हुआ करते थे। इनफैक्ट ईरान एक समय वर्ल्ड का सिर्फ सेकंड इस्लामिक कंट्री था जिसने कि इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था एज अ कंट्री। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 1979 से। उस समय ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, पहले का जो शासन था वो ख़त्म हो गया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया। और उसके बाद ऑफकोर्स जो हार्ड लाइनर्स थे वो वहाँ पे आए और उसके बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। ईरान और इजराइल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं कि रीसेंट टाइम्स में स्टार्ट हुआ है, सालों से चल रहा है। इनफैक्ट बहुत लोग सालों से ये ना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि कब ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट सीरियस मोड लेगा, तो सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ। बट फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब डायरेक्टली ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इनडायरेक्टली तो कई बार प्रॉब्लम्स हुए हैं ना। ईरान के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ईरान के मतलब ईरान स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा ही इजराइल पर अटैक करते रहते हैं, लाइक हिजबुल्ला को अगर आप देखें। और उसी तरह से जो हमास है जिसके साथ फ़िलहाल इजराइल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमास ऑल्दो एक सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है, लेकिन दोनों का एनिमी कॉमन है, इसीलिए ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ईरान इनडायरेक्टली अपना काम निकाल रहा था, तो फिर डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों शामिल हो गया? क्योंकि अब डायरेक्टली शामिल हुआ है तो ऑफ कोर्स इजराइल भी उस पर अटैक करेगा डायरेक्टली। तो इतना ज़्यादा रिस्क ईरान ने क्यों लिया? तो उसका रीज़न ये है कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान का जो कॉन्सुलेट था, वहाँ पे कुछ सीनियर ईरान मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, तो वहाँ पे एक बॉम्बिंग हुआ जिसके कारण 7 सीनियर ऑफिशियल्स का डेथ हो गया, मिलिट्री ऑफिशियल्स का। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ईरान ने बोला कि इजराइल ने ये बॉम्बिंग किया है, और इसके लिए उसी समय ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने बोल दिया था कि ये इजराइल ने किया है और हम इसका बदला लेंगे। तो उसी समय क्लियर हो गया था कि अटैक होगा और मोस्टली ईरान इस बार डायरेक्टली अटैक करेगा। ईरान ने सैटरडे को अबाउट 300 ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पे अटैक किया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ईरान और इजराइल के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ना, बीच में कुछ कंट्रीज़ आते हैं, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है। तो यहाँ पे अगर आप ड्रोन से अटैक करोगे या मिसाइल से अटैक करोगे इतने डिस्टेंस पे, तो ऑफ कोर्स उसे पहुँचने में टाइम लगेगा। और यहाँ तो पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ था कि हम अटैक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इजराइल या फिर यूएस, यूके, सभी को टाइम मिल गया, सभी ने अपना प्रिपरेशन कर लिया कि अटैक होने वाला है, लेट्स गेट रेडी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईरान को भी नेचुरली पता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं पहले से बता रहा हूँ, तो सभी लोग रेडी रहेगा। अगर मैं अटैक भी करूँगा तो रास्ते में सभी कुछ को ना, यूएस का वहाँ पे रिसोर्सेज है, जो कंट्रीज़ मैं बता रहा हूँ, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सभी जगह यूएस, यूके का प्रेजेंस है, फिर इजराइल है। तो नेचुरली अगर आप मिसाइल से अटैक करेंगे, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बीच के कंट्रीज़ में वो मिसाइल को मार कर गिरा दिया जाएगा, वो इजराइल पहुँचेगा ही नहीं। और यही हुआ भी। ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, सभी कुछ बीच रास्ते में ही यूएस और यूके ने मिलकर उन्हें गिरा दिया। शायद ही इक्का दुक्का कोई मिसाइल इजराइल पे पहुंचा। तो इसीलिए अगर कैजुअलिटी देखें तो ऑल्दो 300 मिसाइल्स, ड्रोन सुनकर काफ़ी बड़ा फिगर लगता है, लेकिन कैजुअलिटी देखें या फिर मतलब डेथ देखें तो एक भी डेथ नहीं हुआ इजराइल में। जब भी इजराइल ईरान पे अटैक करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने अटैक किया, इजराइल को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ ना। इजराइल है, यूएस है, यूके है, कुछ भी नहीं हुआ, बच गया पूरी तरह से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इजराइल ईरान पे अटैक करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं है ईरान। वहाँ से अगर मिसाइल आता है तो सारे मिसाइल्स को शायद ये रास्ते में नहीं गिरा पाए, तो वहाँ पे मिसाइल ईरान पे गिर सकता है, और गिरेगा तो कैजुअलिटी होगा। तो वो एक बड़ा इशू हो सकता है। ओपेक कंट्रीज़ में ईरान 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का।
तो नेचुरली अगर इज़राइल अटैक करता है ईरान पे, अगर वहाँ पे जो भी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अगर मिसाइल्स अटैक होता है, वहाँ पे अगर डैमेज होता है, तो ये जो ऑयल का प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ब्रेंट क्रूड अगर आप देखें तो $90 के आसपास पर बैरल ट्रेड कर रहा है। तो अगर वहाँ पे अटैक होता है तो आसानी से ये 100+ चला जाएगा, और अगर ये 100+ जाता है तो ओवरऑल ऑलरेडी आपको पता है इन्फ्लेशन सभी जगह अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, कंफर्ट लेवल पे अभी भी नहीं आया है। तो अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो ये जो इन्फ्लेशन है थोड़ा कम हुआ वो फिर से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एंड ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम भी अपना जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होता है क्रूड ऑयल का वो इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी ऊपर जाते हैं तो ओवरऑल ज़्यादातर इकोनॉमीज़ के लिए अच्छा नहीं होगा, यूएस के लिए भी अच्छा नहीं होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आज का अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो देखिए सुबह तो गिरा था, थोड़ा ज़्यादा गिरा था, लेकिन फिर उसके बाद आफ्टरनून में अगर आप देखें तो थोड़ा रिकवरी भी आया था। इसका बड़ा रीज़न क्या है कि देखिए अभी ऑल्दो अटैक तो हुआ है लेकिन उस इजराइल पे उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। इसराइल पे शायद ही इक्का दुक्का कोई मिसाइल गिरा, उसके कारण कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुआ, कोई डैमेज भी नहीं हुआ। तो एज सच कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी। तो देखिए प्रॉब्लम अभी हुआ नहीं लेकिन प्रॉब्लम आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि इजराइल जो अटैक करने वाला है तो उसका अटैक किस स्केल का होगा। अगर वो भी मतलब छोटा मोटा कोई अटैक करता है, क्योंकि अटैक तो करना ही होगा इजराइल को, छोड़ेगा तो नहीं है इजराइल, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन हाँ वो देखना किस स्केल का होगा। अगर कोई छोटा मोटा अटैक होता है तो देखिए मोस्टली उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उस दिन भी स्टॉक मार्केट देखेंगे कोई थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ लेकिन अगर इजराइल कोई बड़ा अटैक करता है, खासकर ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अटैक करता है, तब तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली आप देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ना वो 100 के आसपास जाने लगेंगे, इवन उसे क्रॉस भी कर सकते हैं। और वहाँ का अगर फिगर पहुँचता है 100 के आसपास या उसे क्रॉस करता है, वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बुरी तरह से गिरेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा। तो फिलहाल देखना होगा। देखिए अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना इलेक्शंस हैं यूएस में, तो यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये जो इशू है बहुत ज़्यादा बढ़े। इसीलिए यूएस ने डायरेक्टली बोला हुआ है कि देखिए जब भी इजराइल पे अटैक होगा तब तो वो हेल्प करेंगे इजराइल के, लेकिन जब इजराइल अटैक करने जाएगा ईरान पे तब उस समय यूएस हेल्प नहीं करेगा। तो यूएस भी चाहता है कि ये जो इशू एस्केलेट नहीं करे, और मोस्टली नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा एस्केलेशन आना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ से एस्केलेशन और आ सकता है, और तो अगर एस्केलेशन आता है तो उस समय थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट बिल्कुल और गिर सकता है। लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन आता है तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उसके चांसेस फ़िलहाल काफ़ी कम लग रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फ़िलहाल अगर आप देखें जिस तरह का सिनारियो है तो वहाँ नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में गिरावट आना चाहिए। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि ये इशू फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो, लेकिन ये इशू अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले ना 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर या 2 ईयर्स के बाद जब ना ये यूएस का इलेक्शन सेटल हो जाएगा, यूएस का इकनॉमी भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस और इजराइल फिर से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करेगा, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ऐसा बोला जाता है। और इस बार ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पे अटैक किया है, तो उस तरह से तो ईरान जब भी मौका मिलेगा कहीं भी अटैक कर सकता है। तो इस बार ईरान ने दिखा दिया कि नहीं मैं अटैक करूँगा, तो इसीलिए रिस्क बहुत बढ़ गया है। और इस रिस्क को देखकर लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ना, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, यूएस हो गया, इजराइल होगा, मिलकर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे ईरान के खिलाफ़, ताकि एटलीस्ट ये जो न्यूक्लियर रिस्क है ईरान की तरफ से उसे ख़त्म किया जाए। बट हाँ वो फ़िलहाल नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अभी तो सभी लोग रेडी है ना, सबको पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो ईरान भी रेडी है, इजराइल भी रेडी है, यूएस भी रेडी है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी रेडी, सभी लोग रेडी है। तो मोस्टली इस मोमेंट पे प्लस इलेक्शंस है काफ़ी जगह, तो इस मोमेंट पे ऐसा नहीं लगता कि उस तरह का कुछ होगा, लेकिन हाँ आने वाले समय में वो बिल्कुल हो सकता है। तो फिलहाल इस इशू के कारण ऑफ कोर्स नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन हाँ हमें ध्यान तो रखना चाहिए कि इजराइल और ईरान के बीच क्या चल रहा है। और जब भी इजराइल अटैक करेगा ईरान पे तो ऑफ कोर्स वो देखना होगा कि वो किस तरह का अटैक होगा, स्केल क्या होगा, स्केल ऑफ अटैक क्या होगा।
तो मोस्टली एज अ इन्वेस्टर फिलहाल तो कोई इशू नहीं लगता है, मेजर इशू। देखिए जब भी ये स्टॉक मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे ना, जैसे आज थोड़ा गिरा, हो सकता है जब इजराइल अटैक करेगा ईरान पे उस समय भी थोड़ा गिरेगा, तो अच्छा मौका है ना थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री तो बहुत अच्छा कर रहा है। कई बार हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने की फिर से होपफुली ज़रूरत नहीं है। एज अ कंट्री हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे अगर जो मेजर इकनॉमीज़ है ना उसके मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आने वाले कई सालों तक लगता है कि इंडिया का परफॉर्मेंस एज अ कंट्री काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी तो अच्छा है, और अगर इंडिया एज अ कंट्री अच्छा करेगा तो नेचुरली यहाँ जो कंपनीज़ हैं वो भी अच्छा करेंगी, और कंपनीज़ अच्छा करेंगी तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि जब जब ये स्टॉक मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे, अगर किसी के पास लिक्विडिटी है तो वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा ख़रीदारी कर सकता है। अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तब तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मोस्टली अच्छे रिटर्न्स आएंगे। देखिए ये जो स्मॉल हिकअप्स है ना, ये इवन एक साल में कई बार आपको देखने को मिलेगा, अप डाउन। तो जब तक ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होता है तब तक कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें फ़िलहाल क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसको अगर सही से ट्रैक करना है तो आप सिर्फ क्रूड ऑयल का प्राइस ट्रैक कर लें तो उससे मोस्टली आपको पता चल जाएगा। देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस 80-85 चल रहा था डॉलर पर बैरल, अब वो 90 चला गया है बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये अटैक हुआ है, ये अटैक काफ़ी समय से इमिनेंट था कि नहीं अटैक आने वाला है, इसीलिए उसी समय से क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया। लेकिन हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि देखिए आज देखिएगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस कोई ऊपर गया नहीं, वही 90 के आसपास ही बना हुआ है। तो फिलहाल मार्केट मान के चल रहा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत यहाँ से एस्केलेशन होगा और उसके बाद मोस्टली फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट ये मामला यहाँ पे सेटल हो जाए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंसर्न नहीं है ना। देखिए ये सब जो इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा मोटा वॉर है, ये कई बार होगा लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना सारा ना वॉर्स हुआ, कितना सारा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, कोविड को भी हम अच्छी तरह से झेल गए, स्टॉक मार्केट ने झेल लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए लॉन्ग टर्म अगर आपने सोच समझकर लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म में फ़र्क पड़ेगा, टोटली अग्री। तो उसी को आपको झेलना है, इसीलिए स्टॉक मार्केट को रिस्की बोला जाता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को झेल लिया, लॉन्ग टर्म तक बने रहे तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो SIP STP कोई कर रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ वही सरप्लस पैसा है तो जब जब स्टॉक मार्केट गिरे, थोड़ा ज़्यादा गिरे ऑफकोर्स, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लमसम किया जा सकता है। लमसम के लिए देखिए कोई अलग से फंड नहीं आता है, आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जो अच्छे फंड्स हैं उसी में थोड़ा थोड़ा सब में लमसम करें। लमसम के लिए कोई अलग से फंड नहीं लाएं क्योंकि ये लमसम का फंड है, मैं यहाँ पे लमसम करूँगा। सिर्फ अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें और जो भी पोर्टफोलियो है उसमें जो भी फंड्स हैं, अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं, वहाँ पर आप अपना लमसम कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।